अटल बिहारी वाजपेयी, तो बड़ी डंका बज गया कि साहब अब तो वैश्विक हिंदी हो गई और देश में सब कुछ काम हिंदी में होगा। हालांकि वैसा हुआ नहीं। तो एक सज्जन ने उनसे मजाक कर कि अटल जी आप हिंदी में भाषण दे करके वाहवाही तो लूट ली, लेकिन आपको दूसरी भाषाओं पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। हिंदी में ईमानदार शब्द तो है ही नहीं। आपको ईमानदार लिखना है तो हिंदी से काम नहीं चलेगा, उर्दू की शरण में जाना ही पड़ेगा। अब अटल जी का जवाब सुनना और तालियां बजाना उस महापुरुष के लिए। बोले हिंदी में ईमानदार शब्द तो है ही नहीं। तो अटल जी बोले यार बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हिंदी में तो बेईमान भी नहीं है। कितना बड़ा संकेत है। ऐसी मजाक में ऐसी सेंस ऑफ ह्यूमर वाले कितने नेता बचे हैं इस दौर में। तब मैं कहना चाहता हूं, एक रचना मैं सुनाता हूं। पुराने समय में सुविधाएं कम थी, सुख बहुत थी। बहुत अच्छी कविता है। संघर्ष थे, चुनौतियां थी, लेकिन आनंद भी बहुत था। वहीं से एक रचना निकाली, आप सुनिए। स्वागत है भाई। वे भी क्या दिन थे, पहली पंक्ति से पकड़ना। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। वाह वाह वाह। इससे अच्छा मेरे पास कुछ नहीं है, सुनते जाए। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। अब आपकी तालियां उठेंगी। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्तों और परिवार में बोलचाल बने। मिश्रा जी, यह आपकी बेहतरीन शिक्षण संस्थान का कार्यक्रम है। आप कवियों को 2 पैसे देते हो, हमारे घर चलते हैं, बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं। उसके बावजूद यही एक ऐसा दिया है जो अंधेरे समय में टिमटिमा रहा है। हमारी कोशिश रहती है, हमारे लिए कवि सम्मेलन मुशायरे कोई धंधा नहीं है, एक मिशन है। हमारी कोशिश रहती है मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। दोस्तों, एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। पुराने समय के जो विरोधाभास थे, उनका जो सुख और आनंद था वो देखे। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, जैसे आप अपनी मातृभाषा बघेली या बुंदेली जो भी बोलते हैं, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और मेरा दावा है, आप तालियां रोक नहीं पाओगे, हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो टाइम पास के लिए मैं भी देख रहा था, तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी कि जब से धवन और कोहली ने मूंछें रखी हैं, तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट को पिछड़ा हुआ है। अब बचपन याद करें। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा, ये गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी। तत्पश्चात गेंद लाता था। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे, जिसमें बेकाबू टेक्नोलॉजी मिल गई,
उसके खतरे आज पता नहीं लग रहे आपको। देखिए, पहले अपने बचपन में किशोरावस्था में 2 जोड़ी कपड़े होते थे, वो भी किसी बड़े के फिट करवा लिए, एक पहन के निकल लिए, दूसरा धो के सुखा दिया, प्रेस भी तकिए के नीचे दबा के होती थी। आज वार्डरोब वो अलमारी कपड़ों से भरी रहती है और आदमी आधे घंटे तक तय नहीं कर पाता कि इस पैंट के साथ कौन सा शर्ट पहने। यही सावारा पूंजीवाद के खतरे। तब देखे, लोग भूखे भूखे सोते नहीं थे, महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा ले कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनते थे। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे, गतरात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे। बाली और सुग्रीव साथ साथ ताशपत्ती खेल रहे। शूरपनखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और अब आपकी मोहब्बत मिलेगी। चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डबली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और अब आपकी तालियां उठेंगी, डिब्बे में डबली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डबली वाले गाते रहते थे। डबली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और मेरा दावा, इस बार आपकी तालियां रुकेंगी नहीं। जो चीज हमारे डीएनए में है उसे कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी। अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। और हमारे बड़े शायर हैं उदय प्रताप सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहे। उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा। खत लिखता हूं खून से स्याही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े। समापन की ओर बढ़ता हूँ। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। टेलीविजन ने एक नुकसान यह किया कि जो सुनने वाली कलाएं थी उनको भी देखने वाली कलाएं बना दिया, तो हम ग्राह्य कम कर पाते, उसको भीतर कम उतार पाते। देखिए, वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। हालांकि कुछ भी कहो, प्रधानमंत्री के मन की बात से रेडियो के तो अच्छे दिन आए, इस बात पे आपको ताली बजानी चाहिए। पहली बार जब प्रधानमंत्री ने मन की बात की रेडियो पे, तो ओबामा ने अमेरिका से बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था, जो पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था। बिना लाइसेंस का रेडियो नहीं बजा सकते थे। रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था।
याद आते हैं अमीन सयानी का बीना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठेंगी। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आप बीबी से सुनते हैं। बड़ी मोहब्बत दी। मैं इसकी समापन की अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ, तालियां बजा देना वरना पूरा लेख फिर शुरू कर सकता हूँ। देखो कितना भयाक्रांत है लोग। दोस्तों, कवि सम्मेलन का एक मैसेज होता है मोहब्बत। दुनिया मोहब्बत से चलती है। ये सांप्रदायिक विद्वेष, हिंदू मुस्लिम के झगड़े, इनसे कुछ नहीं होना जाना है। जंगल में जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। ये पूंजीवाद के जो खतरे हैं उनसे आगा रहें। अंतिम पंक्तियों से समापन करता हूं। अपने बच्चों को सुनाना ये अगली पीढ़ियों तक काम आएगा। उसके बाद हम डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनेंगे। सुनना सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं।